नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर के 2021 से लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है। और आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब ईडी ने अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है और वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है 208 पेजों की। 208 पेज की उस सप्लीमेंट्री में ईडी ने कहा है कि शराब नीति के मामले में और या वो जो कथित घोटाला, उस घोटाले के मामले में या उस साजिश के मामले में, उस साजिश का सरगना यदि कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सूरज जी, और निश्चित तौर पर जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल को इस पूरे केस का सरगना इस चार्जशीट में बताया गया है, निश्चित तौर पर है अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं सूरज जी लगातार अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 208 पेज की चार्जशीट। क्योंकि पहले यह भी कहा गया था जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो ईडी के पास नहीं है, वो सीबीआई के पास नहीं है। लेकिन जिस तैयारी के साथ ईडी ने जिन सबूतों के साथ जो चार्जशीट पेश की है, उसी के आधार पर यह कहा गया उसमें कि अगर कोई मास्टरमाइंड है, अगर कोई सरगना है, अगर किसी ने जो रिश्वत ली है, वो है अरविंद केजरीवाल। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी पे चर्चा होगी, बातचीत होगी, बीच बहस होगी। लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो खास मेहमान, जो राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं राधेश्याम अग्रवाल साहब, स्वागत करूंगा राधेश्याम जी आपका। सैफ मलिक जी हमारे साथ में है, सैफ जी मैं आपका स्वागत करता हूं। शुभकरण पांडे जी हमारे साथ में है, पांडे जी मैं आपका स्वागत करता हूं। उपेंद्र तिवारी जी हैं, उपेंद्र जी आपका स्वागत है। और नीरज तिवारी जी हमारे साथ में, नीरज जी मैं आपका स्वागत करता हूं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ योगी राज योगेश भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत करूंगा कि बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश के सरगना हैं। यहां ईडी ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि 100 करोड़ रुपए की साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी गई और उसमें से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा चुनाव में खर्च किए गए हैं। अब ये बात कितनी सटीक हो सकती है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आरोप क्या है, रिश्वत ली है, पैसा खर्च किया। अब ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं ईडी ने। और उपेंद्र तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि वास्तव में ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप अब लगाए गए हैं 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। पहले ईडी के पास क्या सबूत थे, क्या आरोप थे, और अब इन आरोपों की यदि हम बात करें तो इन आरोपों की तथ्यात्मकता क्या हो सकती है? देखिए, जब कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो स्टेप बाय स्टेप इस पर इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो मामले ऐसे हैं कि इनमें ट्रांजैक्शन कोई बैंक के थ्रू तो होता नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं। और कैश में भी जब बड़ी रकम होती है तो वो हवाला के माध्यम से होती है। ऐसे में आरोपी को पकड़ना या अपराधी को पकड़ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आसान काम नहीं होता और उसकी चैनल को ढूंढना भी आसान काम नहीं होता। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलता है और जैसे जैसे क्लू मिलते जाते हैं और लोगों से पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ के आधार पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी नतीजे पे पहुंचती है धीरे धीरे, और उसमें समय लगता है। ये भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, ये ऐसे नहीं है कि किसी ने मर्डर किया और जाके पुलिस घेराबंदी करके पकड़ लाई। ये बहुत सुनियोजित तरीके से किए जाते हैं और उस कड़ी को तोड़ना इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों के लिए उतना आसान नहीं होता। उसकी कड़ियों को परत दर परत खोलना एक कठिन काम होता है और उसके लिए उन्हें कई प्रकार की जासूसी भी करनी पड़ती है, अपने मुखबिरों को भी बोलना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनका अपना है जिसके माध्यम से वो इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाते हैं और वो समय जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे उनको सबूत प्राप्त होते हैं और वो सबूत फिर वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। नहीं, दरअसल मेरा सवाल इस आशय में है कि जैसा कि अभी आरोप लगाए कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत ली, उसमें से 45 करोड़ गोवा चुनाव में खर्च किए गए, तो पहले जब गिरफ्तार किया गया था तब कौन से आरोप थे और अब कौन से आरोप है? मैं वो विश्लेषण तब उनके पास जैसा सामने आया था तब उनके पास बयान थे। लोगों से उन्होंने जो बयान लिए थे उस बयान के आधार पे जो गिरफ्तार हुए थे लोग, उनके बयान के आधार पे उन्हें गिरफ्तार किया था। फिर उनसे पूछताछ की गई गिरफ्तार करने के बाद, उसके बाद वो कड़ी आगे बढ़ती चली गई। अब
संभवतः ये हो सकता है कि अब सॉलिड एविडेंस मिला हो, एक लंबा समय लगा उस एविडेंस को प्राप्त करने में, तो अब उनको सॉलिड एविडेंस मिला हो जिसके आधार पे उन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट वापस कोर्ट में पेश की है। बिल्कुल आधार मिला हो, और ये बात भी सामने आ रही है कि जिस तरह से बात हुई है कि अब आरोप लगाए गए हैं, हालांकि आरोप तय करने के लिए सुनवाई होगी और अगली सुनवाई की भी तारीख तय कर दी गई। लेकिन राजेश जी, जो जिस तरह से बात हो रही है कि अरविंद, आपने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले जमानत की बात हुई तो ट्रायल कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली, उसके बाद में उसी जमानत को रद्द करने के लिए याचिका लगाई जाती है ईडी के द्वारा, और जब ये बात आती है ईडी कहती है कि हम अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उस स्थिति में जब कहा जाता है कि इस पर सुनवाई होगी और अभी जमानत नहीं दी जा सकती है, और उसी रात में सीबीआई भी इस मामले में पूछताछ करती है अरविंद केजरीवाल से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब मामले पहले दोनों रजिस्टर्ड हो गए थे और सीबीआई ने और ईडी ने दोनों ने मामले रजिस्टर्ड किए थे, उसके बाद सीबीआई की पूछताछ उस तारीख में, उस रात में जिस दिन जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही, सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल, तमाम सारे सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात उपिन तिवारी जी जिस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से अब लगातार अरविंद केजरीवाल पर जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, उसका कारण यही है। मुझे लगता है चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, अरविंद केजरीवाल उनके निशाने पर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोहरे के तौर पर, चाहे वो मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें, हम संजय सिंह की हम बात करें, या जो अन्य गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई है, लेकिन समय समय धीरे धीरे जिस तरह से ईडी के पास जो एविडेंस आ रहे हैं, जो सबूत आ रहे हैं, और यही कारण है कि ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ जा रहा है। मैं सीधे सैफ मलिक जी के पास में आता हूँ। सैफ मलिक जी, जो मैंने पहले भी कहा, और अब जिस तरह से नजर आ रहा है, हालांकि अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की दलीलें हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा है और तेज कस गया है? देखिए, जहाँ तक शिकंजा कसने की सवाल है, शिकंजा तो जिस दिन गिरफ्तारी की थी उसी दिन कस गया था जी। और जो अभी चार्जशीट पेश की है उसमें कोई नई बात उन्होंने की नहीं है। ये बात तो वो शुरू से पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए मिले और उसके बाद गोवा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब अभी पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत दी थी तो उसमें उन्होंने अपने जो फैसला किया था उसमें कुछ चीज़ों को मेंशन किया था। पैरा 24 में उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मनी ट्रेल ये साबित नहीं कर पाए हैं कि पैसा कहाँ मिला, कैसे मिला, कब मिला, क्या हुआ। ये किसी आम आदमी का कहना नहीं है। जो न्यायाधीश माननीय न्याय बिंदु जी ने जो अपना निर्णय लिखा है उसमें ये चीज़ लिखी गई है। दूसरी बात, उन्होंने आगे अपने पैरा 28 में लिखा है कि जो उनके ऊपर चार्ज किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो अभी सिर्फ चार्जशीट पेश हुई है और कोई सबूत उसमें उन्होंने साक्ष्य कितने लगाए वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के देखने में यही आ रहा है कि जो सरकार है उसका मंशा यही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह बाहर ना आ पाएँ, क्योंकि जैसे ही ज़मानत मिली सबने देखा कितने दिन से वो थे और सीबीआई ने उनको छुआ नहीं, और जैसे ही वो हुआ उनको सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिला के उनको घेरने की तैयारी है। और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो आरोपी सबसे पहले आरोपी बनाया गया, बाद में उसको किन आधार पर उसको सरकारी गवाह बना दिया गया, फिर उसके बयान पर सारी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें संदेह पैदा करती हैं। और 60 करोड़ रुपया इसी कंपनी के रेड्डी से भाजपा को मिला, जो कि सिद्ध है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। तो ये मनी ट्रेल तो बिल्कुल साबित हो रही है, दिख रही है, सबको खुलेआम दिख रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है कि उस कंपनी से 60 करोड़ रुपए इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मिला है। तो भाजपा के खिलाफ तो मनी ट्रेल दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी तक कहीं कोई ऐसा मनी ट्रेल नहीं दिखी है। आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा दिया गया है उसे मनी ट्रेल मानते हैं? बिल्कुल, वो तो देखिए ये इसलिए किया गया था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्मरण संज्ञान लेते हुए लोगों की रिट पर जब जांच पड़ताल की और भरसक प्रयास किए गए, एसबीआई की तरफ से कोशिश हुई कि साहब हमें 4 महीने का समय दें, लेकिन न्यायालय को लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। और मैं जो जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि भाजपा को भी चंदा मिला है जी, और रेड्डी कंपनी ने दिया है, कांग्रेस को भी चंदा मिला है, टीएमसी को भी चंदा मिला है, सपा को भी चंदा मिला है, तो जितने चंदे राजनीतिक पार्टी को दिए गए वो मनी ट्रेल है, वो सब ब्लैक का पैसा था? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। वो पैसा जो आया है, फिर पार्टियों ने यह भी नहीं बताया कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, कहाँ खर्च किया गया है। आज तक न इस पर किसी ने सवाल किया, न उन कंपनियों से सवाल किया गया कि भाई इतनी बड़ी रकम आप दे रहे हैं तो ये आपके पास आई कहाँ से।
तो ये तो क्या मलिक साहब, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें अपमानित तो परेशान किया जा रहा है, फिलहाल यही माना जाए, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा 208 पेज की जो चार्जशीट है, अभी कोई ऐसे एविडेंस सामने नहीं आया जिसमें सीधे तौर पर ये लगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल इस पूरे केस में दोषी है। देखिए, ऐसे कई अनेक मामले आए हैं, और जैसे अभी हेमंत सोरेन जी को भी जमानत मिल गई, उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं कर पाए। इससे पहले कई मामले ऐसे आए हैं कि आतंक के मामलों में कई लोगों को बंद किया गया, 12-12, 13-13 साल तक लोग जेलों में रहे और बाद में जाकर न्यायालय से बरी हो गए। तो इस तरह आरोप लगाना, किसी को जेल में बंद कर देना बहुत आसान है। ठीक है, आपने कहा कि आरोप लगा करके जेल में बंद करना आसान है, लेकिन भारत में सबसे पहले यदि कोई व्यवस्था आती तो वह न्याय व्यवस्था आती। न्यायपालिका सर्वप्रथम आती है और न्यायपालिका का सम्मान चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, सभी करते हैं। यहाँ न्यायपालिका ने जो व्यवस्था लागू की है उस व्यवस्था पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अरविंद केजरीवाल को सरगना बताने वाली बात है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है योगीराज जी, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ योगीराज योगेश जी। अरविंद केजरीवाल वाले मामले को लेकर कितनी सियासत हुई है, दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई है। एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, ईडी ने पहले पूछताछ की और बात हुई कि 9 समन पहले भेजे गए। ठीक है, बात हो रही कि एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, एक मुख्यमंत्री को ईडी ने समन भी तो 9 भेजे थे, और जब समन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उस पर नहीं पहुंचे, तब जाकर के गिरफ्तारी हुई है। तो अब ये कहना कि मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं, यदि आप समन पर चले जाते, आपसे पूछताछ होती, जो अपना पक्ष रखना है वो रख देते, तो ये विच हंट वाली तमाम बात ही नहीं आती फिर सामने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात ये ज़रूर है, भारतीय कानून में इतने सारे इसको पेचीदगी कह लें या टोटल न्याय हो, इसलिए बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं उसको न्याय पाने के लिए, और उसी सीढ़ियों का उपयोग करते हुए कोई भी आरोपी अपने आप को ये बताता है कि मैं निर्दोष हूँ। यदि आप वास्तव में निर्दोष होते तो ये सेम मामला है मनीष सिसोदिया का, तो क्या कानून में बैठे लोग, सारे न्यायाधीश, सारे एडवोकेट जनरल, उनको 2 साल से बाहर नहीं आ पा रहे हो? तो कुछ ना कुछ मामला तो है उसमें कि इतना बड़े नेताओं को आपने जेल में बंद कर रखा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि चीफ मिनिस्टर क्या कोई कानून से ऊपर है क्या? या चीफ मिनिस्टर है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? या तो कानून में आपके ऊपर चार्जेस हैं, आप आएँ और कानून के मुताबिक यस या नो जो भी है उसको सिद्ध करें और बरी हो जाए, या तो आपको कानून आपको अधिकार देता है ना। तो आप ये बताने की कोशिश न करें कि मैं विच हंट का शिकार हूँ या मुझे साजिश के रूप में फंसाया गया है। ये पहले ऐसा केस है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल का, कि इसमें भारत तो छोड़िए, आप कनाडा, जर्मनी और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लोगों ने स्टेटमेंट जारी किए वहाँ से कि इनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और आप देखिए इस देश की एक माननीय जज साहिबा, वो ये कहती है कि अरे 2000 पेज की बात कौन पढ़े, मैं तो इनको मैं जमानत देती हूँ। तो इस मामूली बात पे जमानत दे दी, मतलब जज साहिबा को पढ़ने में कष्ट हो रहा है इसलिए उन्होंने जमानत दे दी, बिना तथ्यों की पड़ताल की आपको जमानत दे दी। 7 घंटे बहस चली उस पर, ईडी ने 7 घंटे अपना पक्ष रखा है ना। अच्छा, तो फिर दोबारा क्यों गिरफ्तार किया उनको? सीबीआई ने किया ना गिरफ्तार दोबारा। हाँ, तो उसी वो मामला खत्म हो गया क्या? जो आप कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय ने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, 7 घंटे का समय ईडी को असल में क्या है कि मैंने उस फैसले को पढ़ा, आप पूरा पढ़े पूरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने जज ने कोट किया है कि बहुत लंबा है पढ़ना, और क्या इस आधार पर आपका काम है पढ़ना। आप 2000 नहीं या 20,000 पेज है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जमानत ना देने के और कोई ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन आप इस ग्राउंड पे जमानत दे देंगे कि साहब पढ़ना कठिन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा नहीं है। वो उनने खुद ने कोट किया है वो कि चूंकि ये पढ़ना मुश्किल है इसलिए मैं फिलहाल जमानत देती हूँ, और वो कोई अपराधी नहीं है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। वो मामला बीच में बोल रहा हूँ, वो मामला ऐसा है कि वो 2000 पेज की उन्होंने जो बात करी है वो उस रूप में नहीं की। जब कोई बेल का एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट जो है केवल प्राइमा फेसी देखता है, क्योंकि वहाँ पूरी ट्रायल नहीं चल रही है, उसको बरी करने या सजा देने की स्थिति नहीं है। बेल दी जाए या ना दी जाए, केवल ये वाली बात है। और बेल देने से कोर्ट को केवल ये देखना होता है
कि ये व्यक्ति छूटने के बाद इस प्रकरण से रिलेटेड एविडेंस को इफेक्ट तो नहीं करेगा। अगर इस बात की श्योरिटी कोर्ट को होती है तो कोर्ट जो है उसको बेल दे देती है। अच्छा। ट्रायल चलता रहता है। और जो 2000 पेज की बात है, जज का जो सूचना है वो बात सही है, वो इतने पेजेस पढ़ने की बात कभी भी कोर्ट में आती ही नहीं है बेल के टाइम पर। ये ट्रायल की बात कर रहे हो आप, और ये ट्रायल का ही पार्ट है 2000 पेजेस को पढ़ना और उस पर विश्लेषण करना। कानून जी, आप जी। कानून के मुताबिक काम करता है। भाई साहब, मैं थोड़ा कानून आप- जानता हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा आप हूँ, हम जैसे है ना। आप- मैं रोजाना कोर्ट की ही बात करता हूँ, कोर्ट में ही काम करता हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो मैं बात कह रहा हूँ वो 100% सटीक बात कह रहा हूँ। ठीक मैं है, ये यहाँ- कह रहा हूँ, एक सेकंड। जी। 2000 पन्ने पढ़ के कोई भी जज कभी किसी की बेल नहीं देता। अच्छा, ध्यान रखें आप इस बात का। मैं ये भी कह रहा हूँ केवल प्राइमा फेसी देखते हैं आप, केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछा जाता है अपना पक्ष, वो अपना प्रतिवेदन देते हैं और उसके बाद बचाव पक्ष अपनी बात कहते हैं। जो जमानत लेने आया है उसमें कोर्ट को लगता है कि ठीक है इसको बेल दी जा सकती है तो दे देते हैं। लेकिन असल यहाँ- में क्या इतना ही है, काम होता है बेल के टाइम पर। जी, असल में क्या है, हम भारत के कानून को इतना आसान समझ लेते हैं और खास तौर पर वो लोग जो कानून के पैरोकार होने का दावा करते हैं, यदि ऐसी जमानत दी जाती ना भाई साहब, तो हर कोई हर कभी जमानत पा जाता। और 2000 पेज पढ़ने में एक सेकंड, जी। मनीष सिसोदिया की 2000 पेज पढ़ने में 2 साल लगेंगे क्या जज को? उनको क्या नहीं दी गई जमानत? फिर आप उस बात की गहराई में ही नहीं पहुंचे हो। नहीं, नहीं पहुंचे हो। मैं ये इस समय नहीं अपन बहस कर सकते। नहीं, गहराई वाली बात नहीं, अपन नहीं पहुंचे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जो कानून की वजह से कह रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ और जो आप बात कह रहे हो वो वास्तविकता के धरातल पे एकदम हटके बेल के मैटर में। हम ये कह रहे हैं, हम तो वास्तविक धरातल की बात नहीं कर रहे, चलिए, लेकिन वो जो माननीय जजेज हैं, हम हम तो बात कर रहे हैं ठीक है, ना, हम तो जिस क्या मुद्दे उनको पर समझ नहीं बात- कर रही है? हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हम अपन उस चर्चा मुद्दे कर से रहे हैं, भटक गए हैं। हम वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि अब जो 208 सीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई, 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये, और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ईडी ने स्पष्ट लिखा है और उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए लिखा है कि जो सह आरोपी है विजय नागर ये अरविंद केजरीवाल के अधीन काम करता था, ना कि जी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के। ये जी। बात उन्होंने स्पष्ट लिखी है, क्योंकि पहले कहा गया था जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूछताछ में बताया था कि विजय नागर जो है वो मेरे अधीन नहीं था, वो आतिशी और सौरभ के अधीन था। तो जी। ये एक बात आई थी, लेकिन अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि विजय नागर अरविंद केजरीवाल के अधीन काम करता था, ना कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के। तो ये जो इस चार्जशीट में इस बात का उल्लेख होना कि जो बात उन्होंने पूछताछ में कही वो भी निराधार और गलत बता रही है ईडी। अब यहाँ बात आती है कि सीबीआई ने जो रिमांड मांगी थी, सीबीआई ने अभी, क्योंकि उस समय जब बात हुई थी सीबीआई जांच की मांग की गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, एलजी ने मांग की, और उस समय ईडी और सीबीआई दोनों ने मामले दर्ज किए थे और दोनों की जांच पैरेलल चल रही थी। बात हुई कि अब सीबीआई क्या कर सकती है और क्या वो अपनी दोबारा गिरफ्तारी की बात कर सकती है सीबीआई अपनी चार्जशीट में, और किन किन बातों का उल्लेख कर सकती है, इसकी संभावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। और सूरज जी, जिस तरह से, चूंकि अगर ईडी जिस तरह से चार्जशीट पेश कर रहा है, 7वीं सप्लीमेंट्री उसकी ये चार्जशीट है, 208 पन्नों की ये चार्जशीट है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। मैं उसी बात पर आता हूं कि जब तिवारी जिस तरह से कह रहे थे कि ठीक है पहले बयान थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ईडी के पास से जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग अब एविडेंस, और यही कारण है कि इसमें ईडी कह रही है कि अगर सरगना कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर दूसरी तरफ अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आप अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश है। मैं नीरज जी के पास में आता हूं। नीरज जी, वो कह रहे हैं कि जमानत रद्द करना न्याय की विफलता है। कहीं ना कहीं जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की जो दलीलें लगातार आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जमानत रद्द करना न्याय की विफलता है। किस रूप में लिखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस बयान को? जी, अरविंद केजरीवाल इस समय पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसे। कारण ये है कि जिस तरीके से उन्होंने जाल बनाया था, एक समय आया था कि ईडी ने पासवर्ड मांगा था उनके मोबाइल का, तो उन्होंने पासवर्ड देना बंद किया। कह रहे हम अपना पासवर्ड नहीं दे सकते। आप अपना पासवर्ड नहीं दे सकते, लेकिन जहां मैसेज गया है वहां से तो पासवर्ड आ सकता है। उनके जरिए तो पता चल गया कि हवाला के जरिए पैसे कहां कहां और कैसे कैसे गए। 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए 18 बार में पहुंचाए गए। और जब हवाला क्या होता है, कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि उसमें स्क्रीनशॉट में ये पाया गया कि जिस नोट का फोटो इधर से उधर गया है
उसके जरिए पहचान की गई है जो कि इस नोट शीट में है। और उसमें ये तो शक के दायरे में ले सकती है, लेकिन जब सीबीआई लेती है तो उनके पास पूरा सबूत होता है जी। और बिना सबूत के सीबीआई कभी भी हाथ नहीं लगाती है। और जब सीबीआई ने हाथ लगाया तो इससे पता चल गया कि उनके खिलाफ सबूत तो है। अब अरविंद केजरीवाल कितनी सफाई दे रहे हैं वो अपनी तरफ से देते रहे, लेकिन अब सबूत जो है उनके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से नीरज जी कह रहे हैं कि सबूत अब उनके खिलाफ है और उन्हीं सबूतों की बात, उन्हीं एविडेंस की बात ईडी कर रहा है। और 208 जो पन्नों की जो पेज की जो चार्जशीट है जो साथ में सप्ली जी जी कि व्हाट्सएप चैट में जो पूरी बात नहीं हमने बीच में जी, बात जी, किया था, जी। व्हाट्सएप चैट में अरविंद केजरीवाल का ये पाया गया कि GS हाँ कर लो, ऐसा कर लो, ये सारी चीजें व्हाट्सएप चैट में पाई जी। गई उस स्क्रीनशॉट के जरिए। चलिए। इससे ये पता चल गया कि पैसा इधर से उधर करने में इनकी अहम भूमिका है। ठीक है, जिस तरह से बात सामने आई कि तमाम चीजें हुई, आपने कहा ये जांच हुई, जांच इन बिंदुओं पर जांच हो रही, इन बिंदुओं पर जांच हो जाने के बाद में अब जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले की। यहाँ राधेश्याम अग्रवाल जी मैं जानना चाहूंगा, नीति लागू की गई, आपत्ति उठाई गई, एक अधिकारी के द्वारा ही आपत्ति उठाई गई और फिर उस नीति को वापस ले लिया गया। जब शिकायत की गई, आपत्ति लगा करके एलजी के पास उसका पूरा विवरण भेजा गया, एलजी उस पर आपत्ति उठाते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं और फिर प्रकरण दर्ज होते हैं ईडी और सीबीआई दोनों में। यहाँ बात आती है कि ऐसी कोई नीति यदि कोई राज्य सरकार बनाती है जिससे सरकार को ही नुकसान होना हो, तो हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक देश जहां जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ राज्य चलता है। तो ऐसी कोई राज्य सरकार यदि इस तरह की नीति बनाती है जिससे राज्य सरकार को ही नुकसान हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है, तो वो राज्य सरकार जनता के लिए कितनी मुफीद हो सकती है? देखिए, जब एलजी ने इसको संज्ञान में लिया और सीबीआई के द्वारा भी जांच करवाई और ईडी की चार्जशीट जब सामने आ गई है तो केजरीवाल बच नहीं सकते, क्योंकि वो फंस तो गए। अब जमानत की वो नहीं करे, जमानत होगी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल की अब जमानत नहीं होगी, जैसा कि राधेश्याम अग्रवाल जी ने कहा है कि अब जमानत के आसार नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह शिकंजे में कच्चे। राजेश जी, यहाँ एक सवाल बड़ा आता है जी। यदि, क्योंकि जब वो गिरफ्तारी हुई तो बात उठी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जैसा कि हेमंत सोरेन के मामले में हमने देखा और यहाँ चर्चा में भी आया हेमंत सोरेन का नाम, लेकिन यहाँ एक बात ये आई है कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल अब यदि जेल में हैं, और उस समय तत्कालीन जब बात उठी थी उनके इस्तीफे को लेकर के, तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये तमाम चीजें सामने हैं कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और यहाँ विरोधाभासी चल रही हैं। वास्तव में इस मामले में जहाँ एक तरफ अपराध है, जहाँ एक तरफ जांच है, जहाँ एक तरफ न्याय और न्यायपालिका है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी है, इस पर जो क्योंकि सियासत भी हो रही है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, चुनाव के चलते आई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार न कर सकूं इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी की गई है और ये अवैध गिरफ्तारी है। वास्तव में यदि अवैध गिरफ्तारी होती तो क्या अब तक जमानत नहीं मिल जाती उनको? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर बात सूरज जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल जेल में है और अभी भी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद पर वो बने हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे तमाम सारे उदाहरण इस देश में हैं जिसमें अगर कहीं किसी तरह का केस आया, वो जेल में गए तो कहीं ना कहीं इस्तीफा उसमें देना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल अभी है। जी क्या योगीराज जी, मैं आपके पास में आता हूं। सूरज जी ने जिस तरह से इसका जिक्र किया है कि एक तरफ ठीक है, अब तमाम सारे एविडेंस पेश हो रहे हैं, केजरीवाल अभी जेल में है, जमानत पर भी लगातार जो है वो उन पर एक के बाद एक जिस तरह से वो याचिका लगा रहे हैं, लेकिन उनको जेल जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जेल में, किस रूप में देखते हैं इस चीज को लेकर आप? देखिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते हैं, जिस तरह की उनकी एंट्री राजनीति में हुई थी, वो तो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए आए थे, वो नैतिकता की राजनीति करते थे, वो सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार आपको बताते हैं। तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में दिक्कत क्या थी? और यदि आप जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो जेल में रह के मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बना रह सकता है, बना दीजिए आप दोबारा से उनको, वो भी तो संवैधानिक पद पे है ना। तो आपके लिए कानून अलग हैं, आपके साथियों के लिए कानून अलग हैं, और आप जिस नैतिकता की बात करते हैं वो अलग हैं। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने हवाला किया, और जब आपको पकड़ लिया गया तो आप कह रहे हैं मुझे परेशान किया जा रहा है। अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो कानून के मुताबिक निपट लेने दीजिए। अब आप ये बार बार, अच्छा दूसरी बात, जब आपको एक बार जमानत मिल गई
आपको चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली, आप बाहर आए तो आपने अपनी सांसद को आपके मुख्यमंत्री के बंगले पिटवा दिया आपने, ये तो आपकी नैतिकता है। तो कम से कम आप एक ऐसा उदाहरण तो पेश करें कि हम जिस राजनीति को लेकर आए थे, हम स्वच्छता की बात करते थे, हम पारदर्शिता की बात करते थे, हम एक नए राजनीति की बात करते हैं। भाजपा कांग्रेस से चलो ठीक है, हम उम्मीद नहीं कर रहे, आप तो उसी आधार पर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति की दिशा बदल देंगे। क्या दिशा बदली आपने? एक महिला सांसद को आपने मुख्यमंत्री हाउस में पिटवाया आपने, तो आपने जमानत के बाद ये आपने उदाहरण पेश किया। तो वैसे भी कानून के विशेषज्ञों और अदालतों के दिमाग खराब होते हैं कि ऐसे आदमी को जमानत दी और ये जाके वहाँ कर रहा है, एक मामला ये दर्ज नहीं हुआ, ये अलग बात है। ठीक है, चूंकि वो उस विषय पर भी बहुत सारी सियासत हो चुकी है, उस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, शुभकरण पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली शराब नीति का प्रकरण जहां से शुरू हुआ, अब वहां से लेकर अब तक जो घटनाक्रम हुआ उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सूरज जी, एक बात मुझे बहुत बड़ी याद आती है, सैया भाई कुतवाल के घर का है। केजरीवाल अपनी दामन कभी पॉलिटिकल आरोप लगाते रहे और नाना प्रकार की बात केजरीवाल। जिस तरीके से चार्जशीट प्रस्तुत होती है, प्राइमा फेसी भी हमारे बड़े विद्वान वकील तिवारी जी कहते थे कि कोर्ट का ट्रायल इस देश संविधान से चलता है, किसी के ताकतवर से नहीं चलता। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बन गए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आपका हट, आपका अहंकार खुलेआम बोल रहा है कि मैं तो सीएम हूं, जेल में रहूंगा। निश्चित तौर पर आप, कानून का एक संवैधानिक पद है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप होता है तो उसके ऊपर विलंबन की कार्रवाई होती है, सस्पेंड की कार्रवाई होती है। और आरोप यदि चार्जशीट प्रस्तुत हो गए और आरोप में भी बात तर्काल है तो आदमी को तत्काल सेवा समाप्त कर दिया जाता है। प्रदेश का केजरीवाल जो व्यक्ति लोकपाल लेके आया कि चारों देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बंद करो, आज वही व्यक्ति चारों तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त है और एजेंसियां कह रही है कि भ्रष्टाचार में आरोप है। नहीं, आरोप नहीं है। आखिर इस देश में विश्वास किस पे है? देश के संविधान पर भरोसा है, देश की न्यायपालिका पे है, अर्थव्यवस्था, कहाँ भरोसा है? केजरीवाल को कहीं भरोसा नहीं है। ये व्यक्ति लोभी व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को देश के संविधान पर भरोसा न हो, जिस व्यक्ति देश के कानून पर भरोसा न हो, ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे? चार्जशीट प्रस्तुत हो गई, अभी तक कह रहे थे जो आरोप पत्र बन रहे, आरोप पत्र, वो आरोप पत्र निराधार है। हम कहते हैं आरोप पत्र, आपकी जरा भी नैतिकता होती, बहुत से इस देश पे आरोप लगे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, और जैसे आरोप लगे उन्होंने कहा बेदाग इस्तीफा दे। इस देश की, प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती थी, हुबली कांड में आरोप लगा, इस्तीफा पत्र देके गई और कहा कि इस्तीफा देती हूँ नैतिकता के आधार पर। आरोप इसलिए नहीं दे रहे हो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री के कारण हमको जेल में हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अभी ईडी ने जांच किया, सीबीआई ने आरोप पत्र की, जो आपने पैसा लेन देन किया और जो लेन देन का प्रमाणित हुआ, तो अभी सक्सेना जी कह रहे थे कि 208 पेज आरोप पत्र कब प्रस्तुत करते हैं? जब साक्ष्य और एविडेंस दोनों मिले। नहीं, ये सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है 208 पेज की, इसके पहले हो चुकी है। अब तिवारी जी कह रहे हैं, अब कहते हैं ये जजमेंट, देखिए मैं न्यायपालिका पे आरोप नहीं लगाता हूँ, न्यायपालिका के जज उस एविडेंस को पढ़ती कि नहीं पढ़ती, स्वाभिवेक में एविडेंस दे रही नहीं दे रही, और यदि गलत ट्रायल में एविडेंस दे रही है तो उस जज के खिलाफ भी अपील की जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, अभी हमारी चर्चा का विषय न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना नहीं है, न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना नहीं है, क्योंकि जो चीज हुई, ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी और उसके बाद में उन्होंने, अब जब वहां जमानत याचिका रद्द की गई है और उनके बाद में ईडी ने कहा कि हम अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं, हमें अवसर मिलना चाहिए, और अवसर मिला और उसके बाद में वो जमानत रद्द कर दी गई है। और अभी जिस मामले में सुनवाई चल रही है वो मामला अब इतना तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि लेकिन सूरज जी, उसमें बात जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के बाद बात आई थी हाई कोर्ट की तरफ से, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल उस डिसीजन पर, उस जमानत पर थे। सूरज जी बिल्कुल सही कहा जी पांडे जी। सूरज जी, इंडिया टुडे मैगजीन है, आप सब लोग पढ़ते हैं, जैसे देश न्यूज में यहाँ लोकल लोग प्रदेश में पढ़ते हैं। इंडिया टुडे ने सारे साक्ष्यों के साथ, सारे एविडेंसों के साथ उस पर प्रकाशन छापा और कहा कि आप देखो, आप ईडी की जो दस्तावेज, आप ये बताइए सूरज जी, भरोसा किस पे करोगे? पंडित, चूंकि हम यहाँ मीडिया ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं मीडिया ट्रायल की बात नहीं कर रहे कि मीडिया में कौन किसके खिलाफ क्या लिखता है, क्योंकि उसको भी कई बार ये चीजें होती है कि वो राजनीति से प्रेरित हो जाती है। सूरज जी, मेरा कहना है भरोसा कहाँ है? ना तो आपका न्यायपालिका में भरोसा है, ना तो आपके एजेंसी में भरोसा है। नहीं, पांडे जी, ये नहीं कह सकते कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। पूरा देश आज ये कहता है। आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि साहब
प्रधानमंत्री जी मुझे न्यायपालिका के द्वारा प्रताड़ना कराया जा रहा है, मेरी छवि धूमिल की जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी मेरे बहुत बढ़िया भाई साहब बोल रहे थे खान साहब की एजेंसियों में जमानत देना, जमानत मिलना ये आपका मौलिक अधिकार है, इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। जमानत मिलना न मिलना ये आपका मौलिक है, लेकिन आपके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा और पंडित जी रोकना चाहूंगा। मौलिक अधिकार नहीं है जमानत की, न्यायालय आपको जमानत दे ही यदि आप आरोपी हैं और आरोप में साक्ष्य प्रस्तुत हैं तो, और आपसे लगता है कि आप साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, आप तथ्यों को प्रभावित कर सकते हो, तो ये मौलिक अधिकार नहीं, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नहीं है जमानत। सूरज जी, जमानत मांगने का आपका अधिकार है, हाँ, देना न्यायपालिका के पक्ष में, बिल्कुल बिल्कुल देना न्याय पक्ष। लेकिन मेरा सूरज जी कहना ये है कि सारे एपिसोड आपने देख लिया है ना, आखिर आज तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? ये आपका अहंकार है और आप ये जानते हो कि जिस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा उस दिन न्याय एजेंसियां थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और सैफ मलिक साहब के पास में आ जाता हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, उनके अहंकार की बात हो रही है, लेकिन वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम निर्दोष है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जब बात आती है, मुख्यमंत्री के पहले जिस तरह से वो अन्ना हजारे आंदोलन से वहां पर उनके साथ में जुड़े थे, सैफ मलिक साहब, एक वो अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के साथ में थे और एक ये अरविंद केजरीवाल, क्या दोनों अलग अलग है या फिर आपको लगता है कि नहीं वही अरविंद केजरीवाल है? ये देखिए, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस समय काफ़ी विद्वान, पढ़े लिखे, अच्छे लोग सब टीम, एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम बनी थी, प्रशांत भूषण जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में नहीं थे और ये बात कही जाती है कि राजनीति जो है वो एक काल कोठरी की तरह है, कितने ही सफ़ेद दामन वाला उसमें चला जाए दाग तो उसमें कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी लगभग 10 साल हो गए हैं उनको राजनीति में सक्रिय हुए और वो सक्रिय हैं उसमें, तो हो सकता है, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा कि साहब वो निर्दोष हैं या बेगुनाह है, हो सकता है कहीं कुछ मामला हो, लेकिन जब तक कि कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती हम किसी को उसका जो है अभियुक्त नहीं मान सकते, आरोपी जरूर मान सकते हैं, लेकिन अभियोग नहीं सिद्ध नहीं हो जाता था, नहीं मानते। और आपने जो बात पूछी वो आपका कहना ठीक है कि तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। अंतर अगर नहीं आता तो उनके बहुत सारे साथियों ने उनका साथ छोड़ा, उसमें कुमार विश्वास भी थे, आशुतोष पत्रकार थे, तो कई साथियों ने साथ छोड़ा, क्यों छोड़ा वो लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उस समय के अरविंद केजरीवाल और आज के अरविंद केजरीवाल जी में अंतर है। सही कहा आपने कि थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि उस समय के केजरीवाल में और आज के केजरीवाल में अंतर है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आरोपों की बात हम कर रहे हैं, जो चार्जशीट की हम बात कर रहे हैं, चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। यहाँ एक बात जरूर मैं जो कहना चाहूँगा, उपेंद्र तिवारी जी आपके पास आना चाहूँगा कि यदि ईडी ने आरोप लगाए, कोई किसी को यूं ही कोई दोषी नहीं कह देता कि भाई आपने ये किया है, कुछ चीज़ें होंगी। यदि उन्होंने आरोप लगाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है और चुनाव में पैसा खर्च किया गया, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, यदि ये आरोप सच हो जाते हैं और ये इसमें दोषी ठहराया जाता है अरविंद केजरीवाल को, जो ईडी ने आरोप लगाए हैं, तो क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसी हरकतें, यदि मैं यदि की बात कर रहा हूँ, संभावना की बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा होता है तो क्या उस पद की गरिमा धूल दूषित नहीं होगी? पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरह से रिश्वत लिए हुए पैसे की बात करूं, ये भी संभावना पर बात है, यदि ये आरोप सिद्ध होता है तो इस तरह से पैसे लेकर के चुनाव में खर्च करना और चुनाव को प्रभावित करना, अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए जो पैसे खर्च करवाना, क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हनन की ओर नहीं जाता है? यहाँ तो वही नैतिकता की बात आ जाती है। और मैं आपको ये कहूँगा, जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, जैसे मैं ये बात मेरे मन में भी आई थी जो पांडे जी ने कही कि उमा भारती जी का उदाहरण, उमा भारती जी का केवल एक गिरफ्तारी वारंट आया था, उस बेस पे उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा ऐसा हुआ कि उसके बाद वो कोई पद ही नहीं संभाल पाएंगे। इनको ये स्वच्छ है, इनको अगर ये स्वच्छ है तो इनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। ये जरूर है कि राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति में एक दूसरे के कई दुश्मन होते हैं, षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, हो सकता है उनके साथ षड्यंत्र रचा हो सकता है, लेकिन यदि ये सारी बातें तो जब सामने आएंगी जब न्यायालय अपना कोई आदेश इनके इस आरोप पत्र पर सुना देगा। जब तक इनके ये आरोप डिसाइड नहीं हो जाते तब तक तो ये आरोपी है और तब तक के लिए लोकतंत्र की स्वच्छता को दृष्टिकोण रखते हुए नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को तब नहीं दिया तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफा उनको तभी देना चाहिए था
लेकिन उसमें वो देर कर चुके हैं। दूसरी बात रही लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक आप स्वच्छता, ये मानते कि वो तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं तो विच हिंट का शिकार हुआ हूँ, वो अपने आप को दोषी मान ही नहीं रहे, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे नहीं तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे देश में। जैसे एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, तो क्या रेल वो ऑपरेट कर रहे थे क्या? उनका क्या दोष था शास्त्री जी का? उन्होंने, उनकी ये नैतिकता थी कि रेल मंत्रालय में चला रहा हूं और मेरे मंत्रालय चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, यानी मैं दोषी हूं। चलिए इसका एक दूसरा पहलू देखें तिवारी जी, यदि ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, ईडी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो अभी जो बातें सियासी गलियारों में होती हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है, फिर ईडी की विश्वसनीयता पर किस तरह के सवालिया निशान खड़े होंगे? देखिए, ये तो विश्वसनीयता के बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होंगे। और सीबीआई और ईडी के ऊपर से अगर ऐसा होता है तो आम जनता का विश्वास हटता है, उनकी लोकप्रियता घटती है, और ये इन पदों पे बैठे हुए लोगों को किसी भी राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं करना चाहिए, स्वच्छ दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। यदि आदमी दोषी है तो उसे जरूर गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा भी मिलना चाहिए। और यदि आदमी दोषी नहीं है तो उसको बेवजह किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज आप किसी और को प्रताड़ित कर रहे हो, कल आज तो आप ऐसे पद पे बैठे हुए हो, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, कल को आपके परिवार का व्यक्ति भी किसी ऐसे षड्यंत्र का फिर शिकार हो सकता है। हालांकि इसलिए स्वच्छ मानसिकता से मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र का हमारा देश है, इसमें राजनीतिक लोगों को भी कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई एक दूसरे पे नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करते हैं, ना कि व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, और आज राजनीति दूसरी हो चुकी है। व्यक्तिगत हित पहले देखा जा रहा है, देश और प्रदेश पहले बाद में देखा जा रहा है। इसलिए हम सब ये इस तरह के माहौल हम सबको देखने को मिल रहा है। बेहतर बात आप कर रहे हैं कि द्वेषपूर्ण जो राजनीति है वो नहीं होना चाहिए। मैं सीधे राधेश्याम अग्रवाल जी के पास में आता हूँ। राधेश्याम अग्रवाल जी, आप क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि साथ में सप्लीमेंट्री है 208 की जिस तरह से चार्जशीट पेश की गई है, क्या अब यहाँ से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मैं फिर वही कहूंगा कि लगातार वो कह रहा है मैं तो निर्दोष हूँ, आगे किस तरह की चीजें अब आप देख पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, योजनाबद्ध तरीके से वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत हुई है और चार्जशीट प्रस्तुत होने के बाद ही अब उस पर कार्रवाई शुरू होगी। अगली पैसे में उन पर तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे और ऐसे ऐसे उस कोर्ट का जो केस चलता रहेगा, अरविंद जी को जमानत तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चार्जशीट के बाद 7वीं जी, इसके बाद वो चार्जशीट और कोई पेश नहीं होगी, अब सीबीआई कर सकता है। ये बात जरूर लगता है तमाम सारे एविडेंस हासिल कर लिए गए, इसीलिए कहा जा रहा है कि सर्जन आइए तथ्य प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, बात मिले। ठीक है, बात आप कह रहे हैं कि तथ्य एकत्रित करने के बाद आरोप लगाए। नीरज तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि अभी बात हुई कि सीबीआई अब आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, सीबीआई भी अपनी एक चार्जशीट वहां पुटअप करेगी। सीबीआई को लेकर के तमाम तरह की चीजें पहले भी उठी हैं, बहुत सारे सवाल पहले उठे हैं, यहाँ तक कि हाल ही में देखें तो ममता बनर्जी ने संदेश खाली वाले मामले पर सीबीआई जांच को जो परमिशन दी थी वो परमिशन वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है और ये कहा है कि क्योंकि जो अनुच्छेद 131 है, अनुच्छेद 131 में इस बात का उल्लेख किया गया है संविधान के कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि किसी तरह का मतभेद है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब सीबीआई पर बात आ रही है कि सीबीआई की जांच नहीं कराना चाहती हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अनुमति वापस ले ली। यहाँ सीबीआई की बात है अरविंद केजरीवाल मामले पर सीबीआई जो भी आरोप लगाती है, जो भी आरोप लगा करके चार्जशीट पुटअप करेगी, तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ईडी ने जो 208 पेज की चार्जशीट पेश की है, 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, लेकिन यदि सीबीआई भी कोई चार्जशीट पेश करती है तो उसकी विश्वसनीयता कितनी रहेगी उस स्थिति में जब राज्य सरकारें मना कर रही कि हम अपने राज्य में सीबीआई की जांच नहीं चाहते? जी बिल्कुल। अब राज्य सरकार के जो मुखिया हैं उनके ऊपर केस है, तो कौन मना करेगा? वो तो पहले ही से कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं। मैंने एक उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल की, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। जब से सरकार उन्होंने बनाई है, जब से सरकार चलाना शुरू किया है, तब से वो केंद्र सरकार का विरोध चल रहा है, उनका आपसी तनातनी चलती आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सीबीआई कुछ नहीं कर सकती, उसे शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई अपना काम करने की पूरी कोशिश करेगी और जहां तक मेरा मानना है सीबीआई पूरा अपना काम करेगी, क्योंकि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। अब आगे की बात जो आती है, अब शुरू होगी हमारे यहाँ राजनीति। अभी तक क्या हो रहा था
हवा चल रही थी, अब ओरिजिनल राजनीति शुरू होगी कि किस तरीके से अब दिल्ली में हम अपनी सरकार बनाएं और इनको गिराएं। अब यहाँ से अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा बाद में। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि ये इसके बाद की पटकथा है जो पूर्व में लिखी जा चुकी है कि इसके बाद क्या कुछ होना है। ठीक है, यदि हम, आपने कहा कि इसके बाद सरकार बनाने की बात आएगी, लेकिन दिल्ली की यदि हम बात करें कि दिल्ली का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन जो है, वहाँ की पुलिस जो है वो एलजी के निर्देश के अनुसार चलती है। सीबीआई ने जांच की, वहां पर सीबीआई के मामले की हम जो बात कर रहे हैं, ईडी के मामले की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही आ जाती है, आपसे ही जानना चाहता हूँ नीरज तिवारी जी कि मेरा सवाल था विश्वसनीयता को लेकर के, केंद्रीय एजेंसियों की जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर के। ठीक है, उसके बाद की पटकथा क्या है, कौन सरकार बनाएगा, किसकी सरकार गिरेगी। मेरा सवाल जो था कि विश्वसनीयता कितनी कायम रहती है इन केंद्रीय एजेंसियों की जो आरोप पत्र प्रस्तुत कर रही। नहीं, मेरा जो मानना है कि विश्वसनीयता तो हम सभी लोगों पे, इन केंद्रीय एजेंसियों पे इसलिए होगा क्योंकि उनके पास सबूत है। जो उन्होंने अपना एविडेंस पेश किया है उसमें इस बार स्क्रीनशॉट की फोटो तक भेजा है। नहीं, लेकिन एमपी जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी वो इसी आधार पर दी थी ना कि अभी तक ईडी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। नहीं, अब ईडी ने नहीं किया, सीबीआई तो कर रही है ना। अब सीबीआई तो एलजी के आदेश पे कर ही सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं अभी कर चार्जशीट सकती तो है। ईडी ने पेश की है ना, अभी सीबीआई की चार्जशीट नहीं आई ईडी ने जो किया है, अब सीबीआई का स्टेप आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एजेंसियां अब उनके पीछे लग गई हैं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल का आपका सेंटेंस कि दोनों एजेंसियां उनके पीछे लग गई हैं, इससे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो फिर यदि एक मुख्यमंत्री के पीछे दो एजेंसियां लग सकती हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि देख रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि ये दोनों एजेंसियां उनके पीछे लग गई हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो एक राज्य के मुख्यमंत्री के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री जब से अरेस्ट हुए हैं तब से वो केवल केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं, एजेंसियों को दोष कम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकारें हमारे खिलाफ ऐसा कार्रवाई करवा रही है। ठीक है, मैं आपके उसी सेंटेंस पर वापस आता हूं जो आपने कहा कि दोनों एजेंसियां इनके पीछे लग गई हैं। यदि एक राज्य के मुख्यमंत्री के पीछे एजेंसियां लग सकती हैं उनका राजनीतिक करियर तबाह करने के लिए, जिसका अंदेशा बयां किया जा रहा है, तो देश के आम आदमी की हालत क्या होगी फिर? स्थिति तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इस विषय पे हम अभी। चलिए ठीक है, चलिए सूरज जी, बिल्कुल शुभकर पांडे जी के पास में आ जाता हूं, क्योंकि जिस तरह से नीरज जी से आप बात कर रहे थे, कुल मिलाकर यही है कि इस पिक्चर में तमाम सारी चीजें अभी बाकी हैं। क्योंकि 2025 में जिस तरह से वहां पर विधानसभा के चुनाव भी हैं और फिर राजनीति और सियासत की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बाकी है। अभी दोस्त शुभकर पांडे जी, किस तरह से अभी और चीजें इस पिक्चर में देखते हैं, कौन कौन से ऐसे एंगल है? देखिए ऐसा है सक्सेना जी, पिक्चर तो अभी सीबीआई और ईडी पे चल रहा है, अभी आईटी का अभी तो गया ही नहीं, है ना। और जो बंगले बने हैं और जो पर्दे विदेशों से आए हैं उनका कौन जांच करेगा? जो टीवियां घर पे लगी हैं उनकी जांच कौन करेगी? तो जिस तरीके से लोकपाल की बात करने वाले लोग का दामन पूरा करप्शन से भरा हुआ है, उनमें तो कई एजेंसियां आएंगी और कई एजेंसियां उस पर जांच करेंगी और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, न्यायपालिका का जजमेंट आएगा और हम सब आपको जजमेंट देखेंगे। लेकिन एक बात और कहता हूं कि अभी भी आज संदेश न्यूज के माध्यम से कि जरा भी यदि नैतिकता केजरीवाल में बजा है तो सुबह इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, लेकिन और लोकतंत्र पे पांडे जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी ईडी ने केवल आरोप लगाए हैं और आपने तो दोषी सिद्ध कर दिया है कि लोकपाल मांगने वाले, लोकपाल की आवाज उठाने वाले का दामन भ्रष्टाचार से गीला है, आपने तो दोषी ही करार दिया। देखिए ऐसा है, आरोप लगने के बाद सजा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो भाई? हमारे दामन पे आरोप लगा है, मैं वेदांत के साथ न्यायपालिका में बताऊंगा कि आपने जो आरोप लगाया वो निराधार है, लेकिन जेल पे रह के, मुख्यमंत्री पर रह के, अपने पद पर रह के, अपने पद को प्रभाव डालकर और आप न्याय मांगना चाहते हो तो ऐसे न्याय नहीं मिलता। आप पहले त्याग पत्र दीजिए और न्यायपालिका में आइए और फिर जनता को कहिए कि अब मैं बेदाग हो गया हूँ। लेकिन आप मुख्यमंत्री बने हुए प्रभावित कर रहे हो, आप हर चीज में प्रभावित कर रहे हो। तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो केजरीवाल के दबाव में नहीं आ रही। जैसे मेरे बड़े भाई अमित तिवारी जी ने कहा कि भैया सीबीआई ईडी तो ही है, अब आईटी आने वाली है, अन्य कम एजेंसियां और आने वाली है, तो कहां किस किस पर मोदी को चिल्लाओगी? अब सरकार, ये तो जनता जान चुकी है। आज देखो लोकसभा का चुनाव हुआ, केजरीवाल पूरे साफ हो गए, एक भी सांसद नहीं आ पाए दिल्ली से, तो जनता समझ गई कि आप आंख में मिर्ची मत झोंको, कम से कम न्याय और सत्य तो बताओ। इसलिए जनता जानती है और जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। इसलिए केजरीवाल, यदि जनता की अदालत में आपको न्याय चाहिए तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कहा कि वो इस्तीफा देकर के आए फिर न्यायपालिका से न्याय मांगे, क्योंकि भारतीय संविधान में या जिस तरह से न्याय की प्रक्रिया, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको किस तरह से न्याय मांगना है। न्याय मांगने का अधिकार है। देखिए सूरज जी, न्यायपालिका में आप संविधान को आप पढ़िए, धारा सेक्शन
देना पड़ेगी। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति है हाँ। और जिस पर भरोसा है, हाँ। तो यदि उस पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो नैतिकता बनती है। ये आपको संविधान कानून विवश नहीं कर रहा, कानून विवश नहीं कर रहा सूरज जी, एक मिनट जी। सूरज कानून विवश नहीं कर रहा। आपकी नैतिकता, आपका धर्म बनता हाँ। है कि आप पहले त्याग दें, ठीक है। इसके बाद फिर लड़ाई लड़ें। ठीक है। एक मिनट, अयोध्या कांड हुआ था और कल्याण सिंह थे, उमा भारती को मैंने हम कहा विषय पर एक केंद्रित मिनट में रहेंगे, इस्तीफा हम दिया विषय पर उन्होंने। केंद्रित रहेंगे, हम विषय पर जैसे आपने कहा कि भाई यदि वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, यदि सरकार एलजी को लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति को लग रहा है, और यदि एलजी को लग रहा है दिल्ली में कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो विधानसभा भंग क्यों नहीं कर देते फिर वो? देखिए एजी क्या होता है, एजी एक आउट संविधान आउट करे, चूंकि समर्थन इनका है। नहीं, इनके अरे सारे विधानसभा विधायक भंग करने इनके का अधिकार तो है एलजी के पास। लेकिन जनता का निंदा प्रस्ताव संविधान में मंगाया जा सकता है। जनता निंदा प्रस्ताव नहीं लाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संवैधानिक अधिकार है, पावर है एलजी के पास में कि वो विधानसभा भंग कर सकता है यदि हाँ कर सकते हैं। ऐसे करप्ट व्यक्ति को 1 सेकंड रहने का अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब एलजी अपने पद का उपयोग नहीं कर रहे, एलजी को अपने पद का उपयोग करके अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगाते थे कि एलजी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तत्काल जो है उपराज्यपाल जी को राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के दिल्ली में राष्ट्रपति भी शासन लगा दे। 1 सेकंड ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री को एक क्षण दिल्ली में रहने के लायक नहीं है, जो जनता का विश्वास तो फिर न्यायपालिका व्यवस्था कहाँ जाएगी हमारी यदि ऐसा करेंगे तो? संवैधानिक है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सूरज जी, चलिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि जब बात न्यायपालिका की आती है, उसके डिसीजंस की आती है, निश्चित तौर पर इस देश में सर्वोच्च न्यायपालिका और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के चश्मे से वो तमाम बिंदुओं पर जब गहन छानबीन या चिंतन मंथन या जो भी एविडेंस है उसके अनुसार उस पर फैसला होगा। और आज हमने पहले भी, आपने भी कहा कि अभी पिक्चर बहुत कुछ बाकी है, तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे एविडेंस है। जब अगर वाकई चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, अगर एविडेंस पेश कर पाएगी तो फिर अरविंद केजरीवाल दोषी होंगे। अगर नहीं कर पाती है तो तमाम सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तमाम चीजें आगे सामने आने वाली हैं, और क्या क्या चीजें सामने, क्योंकि अभी ईडी ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है जो आरोप लगाए हैं। अब उन आरोपों पर सुनवाई होगी, लेकिन ये अगली सुनवाई में नहीं होगी, क्योंकि अभी ईडी को अपना पक्ष रखना है कोर्ट के सामने। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को बचाव पक्ष रखने के लिए भी समय मिलेगा, और उसके बाद में न्यायालय का निर्णय क्या होगा इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी कि वास्तव में ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण की वास्तविक तस्वीर क्या है। क्योंकि जहां एक हम संतुलनवाद की बात करते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और एक होती है पक्ष और विपक्ष को बांटने वाली धुरी, तो वह संतुलन कब स्थिति सामने आएगी, तस्वीर पे जो धुंधल का है वो धुंधल का कब और कैसे हटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, सैफ मलिक जी, शुभकरण पांडे जी, नीरज तिवारी जी, उपेंद्र तिवारी जी, राधेश्याम अग्रवाल जी और योगीराज योगी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश करने को लेकर के। जिस तरह से तमाम सियासी गलियारों में चर्चा है, अब वो चर्चा कहां तक जाती है और कब उस चर्चा पर विराम लगेगा, और वो प्रश्नवाचक चिन्ह कब पूर्ण विराम में बदलेंगे, जो पूरे देश की जनता की निगाहों में देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।